कि आप एक तरफा किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते, आपको उस पक्ष को जानना होगा। आप अगर शिक्षक को युक्तियुक्तकरण के तहत निकाल रहे हैं तो उनके बच्चों का क्या होगा जो वहाँ बीच सेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। अगर आप शिक्षक को तो भेज दे रहे हैं, फिर उसका परिवार क्या करेगा वहाँ पे। तो आप इस तरह के अव्यवहारिक जिन इलाकों के बारे में आप सोचते नहीं हैं, वहाँ के लिए आप इस तरह से ऑनलाइन व्यवस्था ले करके आते हैं। आपके ऑनलाइन अवकाश का मुझे नहीं लगता कि ये लोग विरोध कर रहे होंगे। ये लोग विरोध कर रहे होंगे आपके व्यवस्था का। अगर आप ये भी नहीं दे सक रहे हैं तो शिक्षकों के पास, मैं जानता हूँ, मोबाइल फ़ोन है, आप इतना मजबूर कर रखे हैं सरकार के द्वारा कि वो आए दिन नए नए ऐप डाउनलोड करते रहते हैं। तो सरकार को ये होना चाहिए कि आप उन इलाकों में नेटवर्क की सही व्यवस्था तो कर दीजिए। एटलीस्ट वहाँ उनको पहाड़ों पर ना जाना पड़े, पेड़ पर ना चढ़ना पड़े, उनको स्कूल भवन पर ना चढ़ना पड़े। फिर उसके बाद इस तरह के ऑनलाइन अवकाश लेकर के आइए। आप शिक्षकों को अब ऑनलाइन ये सारे काम करा रहे हैं तो क्यों ना एक भत्ता, टेलीफोनिक भत्ता भी डाल दिया जाए, जैसे विधायकों सांसदों को मिलता है। क्योंकि साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज का हमारा विषय रहेगा युक्तियुक्तकरण सरकार करेगा संशोधन या नहीं। चलिए जानते हैं हो क्या रहा है कि कल छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले समस्त जिला कार्यालयों में कलेक्टर व DPI के नाम से ज्ञापन सौंपा जाना है। चलिए जानते हैं यह ज्ञापन कार्यक्रम क्या है। तो छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण नियम निर्देश के विरोध में ऑनलाइन अवकाश नियम में संशोधन करने व LB संवर्ग के शिक्षकों की मांगों को लेकर 22 अगस्त 2024 को कलेक्टर महोदय बालोद एवं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय बालोद को मुख्यमंत्री महोदय जी, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव महोदय, DPI संचालक महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो साथियों, इस तरह का ज्ञापन पूरे छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालयों में शिक्षक संघ के द्वारा सौंपा जाना है और यह साझा मंच है जिसका संचालन LB संवर्ग के समस्त शिक्षक संघों के द्वारा किया जा रहा है। चलिए जानते हैं कि इनके ज्ञापन के प्रमुख बिंदु क्या क्या है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा जो बना है उसमें मनीष मिश्रा जी हैं, वीरेंद्र दुबे जी हैं और विकास राजपूत और संजय शर्मा सर जी हैं। इनके माध्यम से कल शिक्षक संघर्ष मोर्चा साझा मंच बना करके ज्ञापन दिया जाना है सभी जिला मुख्यालयों में। तो चलिए जानते हैं, ये मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा सचिव महोदय और इसके साथ ही DPI संचालक महोदय के नाम से ज्ञापन दिया जाना है। और किसके द्वारा दिया जाना है, तो ये जिलाधीश महोदय सभी जिला के द्वारा और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। चलिए जानते हैं कि इनका मुख्य मांग क्या क्या है। तो युक्तियुक्तकरण को लेकर के इन्होंने बहुत सारे बिंदु दिए हैं। इनमें पहला बिंदु है, इनका मांग है कि प्राचार्य या व्याख्याता, शिक्षक, प्रधान पाठक, जिसमें प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक के पदों पर पहले पदोन्नति किया जाए, जो कि बहुत ही शानदार मांग है। अगर पदोन्नति हो जाती है तो युक्तियुक्तकरण में बहुत से कम शिक्षक बचेंगे, क्योंकि वो पदोन्नति की बाट जो रहे हैं कहीं ना कहीं, और उनका पदोन्नति हो जाता है तो बहुत से रास्ते ऐसे ही बन जाएंगे। और दूसरा मांग इन्होंने किया है कि 2008 के सेटअप में पूर्व माध्यमिक शाला में, जिसमें न्यूनतम छात्र संख्या पर 1 प्रधान पाठक एवं 4 शिक्षक पदस्थ करने का नियम बनाया गया था और इसी के आधार पर भर्ती व पदोन्नति विभाग द्वारा की गई है। एक पद घटाने से 1 शिक्षक तो स्वमेव अतिशेष हो जाएगी। यह नियम व्यवहारिक नहीं है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लंघन है। अतः 2 अगस्त 2024 के युक्तियुक्तकरण नियम में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या पर भी 1 प्रधान पाठक एवं 4 शिक्षक सेटअप स्वीकृत किया जाए, जो कि एकदम शानदार मांग है। अभी वर्तमान में सभी माध्यमिक विद्यालयों में 1 प्रधान पाठक और 4 शिक्षक कार्यरत है, जिसे जारी रखना चाहिए। इससे अतिशेष की गणना में 1 शिक्षक नहीं निकलेगा। चलिए तीसरा मांग जानते हैं। तो 2008 के सेटअप में प्राथमिक शाला में न्यूनतम छात्र संख्या पर 1 प्रधान पाठक व 2 सहायक शिक्षक का पद स्वीकृत किया गया था और वर्तमान में 1 पद कम कर दिया गया है। यह व्यवहारिक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल यह व्यवहारिक नहीं है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लंघन है। अर्थात इन्होंने तीसरे बिंदु पर यह मांग किया है कि प्राथमिक विद्यालय में 2008 के सेटअप अनुसार 1 प्रधान पाठक और 2 शिक्षक कार्यरत रहे। चौथा मांग है कि प्रधान पाठक का पद को समाप्त करने वाला इस युक्तियुक्तकरण नियम से सहायक शिक्षक व शिक्षक की पदोन्नति 50% तक कम होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये कि अगर किसी विद्यालय को बंद कर दिया जा रहा है तो वहाँ सिर्फ प्रधान पाठक का पद ही नहीं जा रहा, वहाँ शिक्षक का पद भी जा रहा है। तो जो सहायक शिक्षक शिक्षक पद पर पदोन्नत होने वाला है, कहीं ना कहीं उनका पद समाप्त हो रहा है। इस तरह से एक साथ युक्तियुक्तकरण से प्रधान पाठक और शिक्षक दोनों के पद जा रहे हैं। तो जिनको लग रहा है कि अभी हम अतिशेष नहीं हो रहा है, तो ये उनके लिए है कि आपका प्रमोशन तो कभी ना कभी होगा। तो आप भी आइए इस छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा में और शामिल होइए इस आंदोलन में, और अपने अतिशेष के लिए नहीं तो भविष्य में प्रमोशन के लिए, पद की सुरक्षा के लिए आप आइए और लड़ाई लड़िए। इसी के साथ पांचवा बिंदु है कि प्रत्येक प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शाला का स्वतंत्र अस्तित्व हो। जी हाँ, अगर आप वहाँ प्रधान पाठक नियुक्त कर रहे हैं तो शिक्षकों का नियंत्रण आप वहाँ के प्राचार्य को नहीं दे सकते।
कहीं ना कहीं प्राचार्य का फिर एक अधिकार रहेगा, वो चीज़ों को अपने ढंग से करना चाहेगा। इससे प्रधान पाठक के जो अधिकार है वो स्वमेव समाप्त हो जाएंगे। उनका जो विद्यालय पर नियंत्रण हो पहले के जैसा ही हो। छठवां मांग है कि यदि किसी विद्यालय में बालवाड़ी संचालित है, अर्थात वहाँ क्लास 1, 2, 3, 4, 5 अगर हम अभी काउंट कर रहे हैं तो बालवाड़ी होने से 6 क्लास हो जाता है, तो ऐसे विद्यालयों में 1 प्रधान पाठक, 2 शिक्षक, और बालवाड़ी विद्यालय है तो 1 अतिरिक्त शिक्षक का मांग इनके द्वारा किया जा रहा है। साथियों, इसी के साथ 7वां मांग है इनका कि 2 अगस्त 2024 को जारी युक्तियुक्तकरण नियम से साला में पदों की संख्या कम किया गया है। इससे नई भर्ती नहीं होने वाली और प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ भी अन्याय होगा। जी हाँ, बिल्कुल सत्य बात है कि अगर 4000 विद्यालय को आप बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं 15 से 20,000 पद स्वमेव समाप्त हो जाएंगे। और जिन विद्यार्थियों को आप D.Ed B.Ed करा रहे हैं तो उन विद्यार्थियों के भविष्य का क्या होगा? आपको ये जो कोर्स है उसे ही कहीं ना कहीं बंद कर देना चाहिए या कम सीटों पर ये कोर्स कराना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि प्राइवेट विद्यालयों में अपने ढंग से वे लोग शिक्षक रख लेते हैं, और अगर आप सरकारी तंत्र में इतने सारे पद एक साथ खत्म कर रहे हैं तो ये जो बेरोजगार लोग हैं, गरीब माँ बाप, कहीं ना कहीं ज़मीन बेच करके तो कोई मेहनत कर करके अपने बच्चों को इतने बड़े संस्थानों में D.Ed B.Ed का कोर्स कराता है शहरों में भेज करके, तो उनके साथ ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अन्याय है। और 8वां बिंदु इन्होंने ज्ञापन में रखा है कि आत्मानंद शालाओं और प्रतिनियुक्ति के शिक्षकों व शालाओं पर नियम की प्रभावशीलता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी हाँ, कि आप आत्मानंद स्कूल पर स्कूल शिक्षा विभाग के ही तो कर्मचारियों को वहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर रखे हैं, फिर उन शिक्षकों के लिए अलग नियम क्यों? कहीं ना कहीं यहाँ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, भेदभाव है पूरी तरह से कि आप PM श्री विद्यालय, आत्मानंद विद्यालय के बारे में तो बात कर ही नहीं रहे हैं इस युक्तियुक्तकरण के नियम में। अब 9वां बिंदु इन्होंने मांग में रखा है कि उच्चतर विद्यालय में काम का बोझ बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ जाएगा। अगर आप हाई स्कूल में जाओगे तो आप प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय दोनों काम अगर नया जाएगा तो वहाँ पर जो काम है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा और उस विद्यालय की जो व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कहीं ना कहीं उल्लंघन है। इसमें सही तरीके से जो पढ़ाई है वो नहीं हो पाएगा और पूरी प्रक्रिया में समय, शासकीय संपत्तियों जैसे कि आपका बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं खंडहर जर्जर होने की पूरी संभावना बन जाती है। आप एक तरह से वित्त को तो बचा लेंगे, जो वित्त लगा हुआ है वर्तमान में, जो सेटअप बना हुआ है उसे आप बर्बाद कर देंगे इस युक्तियुक्तकरण के तहत। इन्होंने ज्ञापन में 10वां बिंदु रखा है कि एक ही परिसर में उच्चतर शाला में निचले शाला को मर्ज करना स्वतंत्र शाला के नियंत्रण व शिक्षण व्यवस्था पर विपरीत असर डालेगा। जी हाँ, वहाँ कार्यरत प्रधान पाठक को कहीं ना कहीं नियंत्रण नहीं रहेगा और वो उच्च जो कार्यालय है जैसे प्राचार्य उनके अधीन कहीं ना कहीं हो जाएगा, क्योंकि उनके अभिलेख वही संधारित करेंगे। ज्ञापन के 11वें बिंदु में है कि प्राथमिक शाला व माध्यमिक शाला में न्यूनतम शिक्षक संख्या घटाया गया है, इससे इन शालाओं के शिक्षण स्तर में गिरावट आएगा। बिल्कुल आएगा। अगर आप किसी प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान पाठक 2 शिक्षक में से एक को निकाल रहे हो तो एक शिक्षक तो पूरा कर नहीं सकता। प्रधान पाठक का आए दिन किसी न किसी प्रकार का डाक को लेकर के बहुत ज़्यादा ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाना होता है, उनका बहुत ज़्यादा मीटिंग रहता है। तो एक शिक्षक जरा भी आप व्यवहारिक नहीं है कि 1 से 5 क्लास तक को पढ़ा सके। और यदि किसी कारण से उस एक शिक्षक का भी ड्यूटी लग जाता है सर्वे को लेकर के, जनगणना को लेकर के या BLO काम को लेकर के, तो फिर तो विद्यालय उस दिन लगेगा ही नहीं और वो विद्यालय कहीं ना कहीं ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप जुगाड़ तंत्र लगा रहे हो, ये जुगाड़ से ये चीज़ चलने वाली नहीं है। आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या दिया है उससे भी आगे जा करके आपको अपने राज्य के बारे में सोचना होगा, अपने लोगों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि आपका जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो अपने आप में एक भारत देश है, ये विविधता भरा राज्य है। आप अगर बस्तर में जाओगे तो वहाँ की माहौल ही अलग है, आप अगर सरगुजा चले जाएंगे तो वहाँ अलग है। तो आप रायपुर में बैठ करके एक तरह के नियम पूरे राज्य के लिए नहीं बना सकते। आपको अगर समझना है राज्य को तो आप आइए, सुदूर अंचलों में जाइए और वहाँ की विद्यालय की व्यवस्था देखिए, वहाँ के बच्चों के रहन सहन देखिए, वहाँ के माता पिता के हालात देखिए, उसके बाद इस तरह के नियम लाइए, तब जा करके शिक्षा व्यवस्था दुरुस्ती होगा। क्योंकि बीच में कुछ समय पहले मैंने देखा था कि पिज्ज़ा किसे कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जब बना था SCRT से, जब आकलन का विषय होता था, तो वर्तमान में अगर बस्तर में जाओगे तो बच्चे चीला रोटी को भी नहीं जानते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे इन सब चीज़ों को नहीं जानते। तो आप पिज्ज़ा अगर वहाँ से बना रहे हैं शहर के बच्चे को ध्यान में रख करके, तो अभी भी सुदूर अंचलों में मोबाइल की कमी है, नेटवर्क की कमी है। तो आप इस तरह से युक्तियुक्तकरण के माध्यम से बहुत सारी विसंगतियाँ भी आप साथ ही पैदा कर रहे हैं। इसी के साथ 12वां बिंदु पर इन्होंने रखा है कि बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में संचालित पोटा कैबिन में विभागीय सेटअप स्वीकृत किया जाए।
बिल्कुल सही मांग है कि जो पोटा केबिन है वहाँ भी आप विभागीय सेटअप को जारी कीजिए और उसी के अनुसार शिक्षकों को रखिए। ज्ञापन के 13वें बिंदु पर इन्होंने रखा है कि युक्तियुक्तकरण की संपूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक की जावे तथा दावा आपत्ति करने व उसके निराकरण का समुचित अवसर प्रदान किया जावे। आजकल हर एक चीज़ के लिए सरकार वेबसाइट बनाती है, तो क्यों ना युक्तियुक्तकरण को अगर आप कर रहे हो तो वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन कराइए, वहाँ आप आवेदन लीजिए और रिपोर्ट मॉड्यूल भी बनाइए और रिपोर्ट मॉड्यूल में हर एक जिला का, हर एक ब्लॉक का, हर एक संकुल का रिपोर्ट दिखे कि कौन शिक्षक किस तरह से युक्तियुक्तकरण में बाहर हो रहा है, कौन अतिशेष का गणना हो रहा है और कौन नहीं हो रहा है। और दावा आपत्ति का तो बिल्कुल अवसर मिलना चाहिए। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो ये चीज़ कोर्ट में चैलेंज होने लायक है कि आप एक तरफा किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते, आपको उस पक्ष को जानना होगा। आप अगर शिक्षक को युक्तियुक्तकरण के तहत निकाल रहे हैं तो उनके बच्चों का क्या होगा जो वहाँ बीच सेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। अगर आप शिक्षक को तो भेज दे रहे हैं, फिर उसका परिवार क्या करेगा वहाँ पे? तो आप इस तरह के अव्यवहारिक नियम कानून बना रहे हैं, इसके बहुत विपरीत प्रभाव पड़ने वाले हैं शिक्षकों पर और उनके परिवार पर। तो ये जनहित की मामला भी आ जाती है। आप इस तरह से अचानक कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। अगर कर भी रहे हैं तो आपको एक क्रम में शिक्षकों को अपने विश्वास में लेकर के करना था। किसान आंदोलन तो आप जानते ही देश भर में हुआ था आंदोलन इस तरह के। अब यहाँ पर मजबूरी हो जाती है कि हम शासकीय कर्मचारी हो जाते हैं, हमारे जो साथी है, और वो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन उनके परिवार वालों को आप इस तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकते। तो सरकार को इस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। इन्होंने ज्ञापन के 14 बिंदु में रखा है कि जब कभी भी आप अगर नियम कानून बनाते हैं तो सभी कर्मचारी संगठन से जो इससे प्रभावित हो रहे हैं और नहीं भी हो रहे हैं तो उनसे एक बार राय अवश्य ले लीजिए और उसके बाद ही कोई भी नियम कानून आगे लाइए। फिर अगला बिंदु इन्होंने ऑनलाइन अवकाश को लेकर के रखा है कि मेडिकल अवकाश, अर्जित अवकाश, संतान पालन अवकाश लेने के 1 सप्ताह के अंदर एजू पोर्टल में ऑनलाइन एंट्री का ऑप्शन दिया जाए। और दूसरा बिंदु इन्होंने रखा है कि आकस्मिक अवकाश और ऐच्छिक अवकाश को ऑफलाइन आवेदन देने की प्रक्रिया को यथावत रखा जाए। जी हाँ, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आकस्मिक अवकाश अचानक लगने वाला अवकाश है। आप अगर देखते हैं कि शिक्षकों को इस तरह के ऑनलाइन प्रक्रियाओं में लगाना चाहते हैं, अच्छी बात है, शिक्षक इसका विरोध भी नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ शिक्षक सीखने वाली समूहों में से एक है, वो लगातार सीखते रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आती है, अगर आप सुदूर अंचलों में चले जाओ तो मोबाइल का नेटवर्क आज भी नहीं पकड़ता है। जिन इलाकों के बारे में आप सोचते नहीं हैं वहाँ के लिए आप इस तरह से ऑनलाइन व्यवस्था ले करके आते हैं। आपके ऑनलाइन अवकाश का मुझे नहीं लगता कि ये लोग विरोध कर रहे होंगे। ये लोग विरोध कर रहे होंगे आपके व्यवस्था का। अगर आप ऑनलाइन अवकाश का ऑप्शन ला रहे हैं तो विद्यालय में एक कंप्यूटर थ्रेड दे दीजिए या आप एक मोबाइल फ़ोन दे दीजिए जिसके माध्यम से समस्त शिक्षक इस तरह के कार्य करेंगे। अगर आप ये भी नहीं दे सक रहे हैं तो शिक्षकों के पास मैं जानता हूँ मोबाइल फ़ोन है, आप इतना मजबूर कर रखे हैं सरकार के द्वारा कि वो आए दिन नए नए ऐप डाउनलोड करते रहते हैं। तो सरकार को ये होना चाहिए कि आप उन इलाकों में नेटवर्क की सही व्यवस्था तो कर दीजिए। एटलीस्ट वहाँ उनको पहाड़ों पर ना जाना पड़े, पेड़ पर ना चढ़ना पड़े, उनको स्कूल भवन पर ना चढ़ना पड़े। फिर उसके बाद इस तरह के ऑनलाइन अवकाश लेकर के आइए। ये सब आने पर जो शिक्षक है वो समय इन सब चीज़ों का स्वागत करेगा। उनको ऑनलाइन अवकाश से दिक्कत होगा ऐसा मैं नहीं मानता। वो सारी चीज़ कर सकते हैं क्योंकि कोरोना काल में सब ट्रेंड है, उनके लिए ये सब बड़ी बातें नहीं है। बस बातें हैं आपके द्वारा जो व्यवस्था किया गया है उसमें सुधार होना चाहिए। आप शिक्षकों को अब ऑनलाइन ये सारे काम करा रहे हैं तो क्यों ना एक भत्ता, टेलीफोनिक भत्ता भी डाल दिया जाए जैसे विधायकों सांसदों को मिलता है, क्योंकि शिक्षकों को ऑनलाइन काम समस्त प्रकार करना पड़ता है। तो अब विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनको टेलीफोनिक भत्ता भी महीने में मिलता रहे, उनके मोबाइल का रिचार्ज का, क्योंकि समस्त काम ऑनलाइन के माध्यम से होना है। तो शिक्षकों को इस तरह से हरासमेंट से दूर करने के लिए सरकार के द्वारा ये किया जा सकता है। अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगे या वीडियो अच्छा लगे तो बाकी शिक्षक समूह तक अवश्य साझा करें और आपको नए नए वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलता ही रहेगा। लगातार आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी। धन्यवाद।